के बुनियादी मसले थे उन पर भी काफ़ी तवज्जो के साथ काफ़ी ज़ोर शोर से काम करने की कोशिश की थी। मुझे याद आता है कि आपका हिरी ज़िरहमा रोड हो, बातरगाम आउरा रोड हो या फिर जुमागंड का रोड हो, इवन ये जो छोटा सा पैच मनवन का ये जो रह गया तब से, ये सारे रोड्स पे, बल्कि एक रोड उधर से डोलीपुरा से उसको इधर लदरवन के साथ कनेक्ट करने की बात, या फिर आपके इनर लिंक्स की मैग्नेमाइजेशन, जितना काम रोड सेक्टर में उस वक्त इस आउरा एरिया में हुआ, शायद ही कोई इतना छोटा सा इलाका हो जिसमें इतना काम हुआ। और मुझे बहुत खुशी है कि उस वक्त आप सब लोगों ने बड़ा ताउन दिया, आप सब लोगों ने साथ दिया, क्योंकि रोड बनाने में जब तक ना लोग भी साथ दें, वो खुद भी अपनी जिम्मेदारी का सबूत दें, तब तक रोड बनता नहीं है। जैसे अभी मैं सुबह सुबह उधर कुनन पोशपुरा से होते हुए आया तो उस रोड को भी नज़र मारी मैंने, तो आपने देखा वो भी उसी वक्त शुरू हुआ था, उसी का हिस्सा ये मनवन का जो रोड है, छोटा सा पार्ट, वो उसी रोड का हिस्सा है, उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो वो भी रुका हुआ था, उस पर कैसे हमने मैग्डम भी कराया और कैसे सारी एनक्रोचमेंट हटाई, 15 दिन के अंदर सब एनक्रोचमेंट हटा के और उस रोड पे तेजी से काम लगाया। और आज वो रोड लगभग मुकम्मल हो चुका है, तो अब वो सारी हमारी R&B की अटेंशन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, जो ये आपका वाला जो उसका पार्ट है। मुझे यकीन है कि ये हमारे जो एग्जेंट साहब बैठे हैं, अगले 1 हफ्ते 10 दिन में जो है मशीनरी को शिफ्ट करेंगे और तेज़ी से उस पर काम लगाएंगे, ताकि आवाम जो चाहती है कि बेहतर रोड फैसिलिटी हो, और जो सरकार की मंशा भी है कि रोड की फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी की जाए, वो आवाम को जो है वो बेहतर रोड फैसिलिटी मिल जाए। देखिए, मैं मसाइल पे आने से पहले यहाँ पे कुछ इशारतन कनायतन कुछ नुक्ते उभारे गए, तो मुझे लगता है कि उन पर भी उनको टच करना बहुत जरूरी है। अब ये बार बार बात कही गई कि हमारी बात सुनी नहीं जाती। देखिए, एक नया निज़ाम वजूद में आया, 3 टायर सिस्टम। 2018 में इसकी शुरुआत हुई और फिर ये चलते चलते 2020-21 में जो है वो एक पूरी शक्ल में सामने आ गया। एक नया वजूद जब आता है, एक नया सिस्टम जब आता है, तो उसको जड़ पकड़ने में थोड़ा वक्त लगता है। जब हम नया पौधा लगाते हैं, नया पेड़ लगाते हैं, तो उस नए पेड़ को इब्तदाई दिनों में बहुत ज़्यादा नशोनुमा करनी पड़ती है, उसकी बहुत ज़्यादा देख रेख और आबियारी करनी पड़ती है, तब जाके वो पेड़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। और जब वो एक बार थोड़ा ग्रो हो जाता है, फिर वो खुद ब खुद आगे बढ़ता है। फिर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद भी तवज्जो देनी पड़ती है, लेकिन जितनी इब्तदाई दिनों में देनी पड़ती है उतनी बाद में नहीं पड़ती है। तो ये नया निज़ाम जो आया है, बजाय इसके कि हम इस नए निज़ाम की खामियां और कमियां ढूंढते रहें, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, बिलखुसूस उन लोगों की जो इससे डायरेक्ट वाबस्ता है, जो हमारे PRIs हैं, उनको इस सिस्टम को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए अनथक कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बारिश की जो पहली बूंद होती है वो ज़मीन में ही उतरती है। ये जो नए पहली बार सरपंच पंच बने इस 3 टायर सिस्टम में, उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है
क्योंकि जो इब्तदाई दिनों में मेहनत लगती है, जो इब्तदाई दिनों में आपको कोशिश करनी पड़ती है या बहुत ज़्यादा आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, वो बाद में नहीं करनी पड़ती है। तो जो ये पहले लोग होते हैं जो किसी सिस्टम को वजूद में लाते हैं, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। अगर आप वो कोसते रहे और वही जो है नाला रहे, तो फिर इस सिस्टम को चलाएगा कौन? ये कामयाब कैसे होगा? इसको कैसे दुरुस्त करना है, कहां पे कमी है, उसकी निशानदेही करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सारे सिस्टम को अगर हम बिल्कुल एक जुमरे में खड़ा कर दें कि ये बिल्कुल नाकाम है या ये कमज़ोर है, तो उससे ये सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता है। पंचायती राज सिस्टम को पूरी तरह से गहरा करना है और इसको मजबूत करना है, ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और मैं ये कहने में कोई और नहीं समझता हूं कि ये जो 3 टायर सिस्टम है, इसको कामयाब करने में हम सबको बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। ये एम्पावर्ड सिस्टम है, इसमें आज देखिए आप सरपंचेस को पूरी तरह से एम्पावर किया गया है, पंचेस को एम्पावर किया गया है। इवन पेमेंट भी जो है सरपंच साहबान खुद कर रहे हैं। उससे ज्यादा एम्पावर पहले तो ये था कि बिल जाती थी बीडीओ साहब के पास, जो पिछला दौर था। आज तो वैसा नहीं है, आप खुद ही काम की निशानदेही भी करते हैं, खुद ही एग्जीक्यूशन भी कराते हैं और खुद ही पेमेंट भी करते हैं। एक्ट के जरिए से बाज़ाब्ता ट्रांसफर हो चुका है, फंड्स भी, फंक्शनरीज भी और फंक्शंस भी। अब अगर कितना भी बेहतरीन सिस्टम हो और हम उस सिस्टम को चलाना नहीं चाहेंगे, तो वो दुनिया का बेहतरीन सिस्टम भी क्यों ना हो, वो कामयाब नहीं हो सकता है। उसके बरक्स में ये तो नया सिस्टम है, तो इस नए सिस्टम को चलाने के लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। आचुहकुन थोड़ा सा, ये खुद ब खुद नहीं चलेगा, क्योंकि नया सिस्टम जब वजूद में आता है तो उसको चलाने में कई मुश्किलात आती हैं, कई नए चैलेंजेस, कई अनफोर्सीन जो हमने पहले शायद तस्वुर नहीं की होती हैं, कुछ ऐसी डिफिकल्टीज आ जाती हैं, इस तरह की मुश्किलात आती हैं। तो उनको दूर करने के लिए अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो ये तो सिस्टम वहीं रुक जाएगा। अब गाड़ी जब निकलती है किसी खराब रास्ते पे, अगर एक जगह पत्थर आ जाए तो फिर गाड़ी थोड़ा रोक देनी है, पत्थर को हटाना है और गाड़ी को आगे चलाना है। तो मेरी सबसे मोदबाना गुजारिश होगी, जितने पीआरआईज हैं, आपको एकजुट होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए पूरे अफसरों के साथ मिलके, सिस्टम के साथ मिलके, इस 3 टायर सिस्टम को हम कामयाब बनाएं। आज तो देखिए डिप्टी कमिश्नर के पास तो फंड्स होते नहीं है कुछ भी, मुझसे ज्यादा फंड्स तो एक सरपंच साहब के पास हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास कोई फंड नहीं बचा है। लेकिन मैं तो नहीं रोता हूं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ये कर नहीं सकूंगा। जैसे अभी वो कह रहे थे, अल्लाह ताला की मदद फिर आ ही जाती है जब किसी मसले की तरफ ध्यान जो है वो दिया जाए और कोशिश की जाए, साफ नीयत के साथ काम किया जाए। जब हमारी नीयत साफ होगी, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये मेरा हमेशा जाती यकीन और जाती फलसफा रहा है। मैंने कभी भी मुश्किलात से हार नहीं मानी है। ये जो बता रहे थे हमारे खुर्शीद साहब, जब मुझे किसी ने कहा, और यकीनन मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, 2 कामों की इंस्पेक्शन अकेले निकल के मैंने की है। बिजली का काम जो चल रहा था जुम्मन की तरफ, और ये पीएमजीएसवाई रोड, और मैं पूरा टॉप तक गया देखने इसको, बल्कि टॉप से थोड़ा आगे भी गया। तो इसको जो इसकी हालत देखी, फिर वापस आ गया और इमीडिएटली उसके बाद कोशिश की कि इसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे। ये 4-5 साल से ऐसे ही पड़ा था, फिर कैसे मुकम्मल हुआ। ये बिजली का जो आपका वहां तक निजाम पहुंचा है, ये भी वैसे ही उस वक्त चल रहा था। और मैं मुबारकबाद दूंगा उस वक्त के जो बिजली के इंजीनियर्स थे, बिलखुसूस एसई बशीर अहमद बाबा और उसकी सारी टीम को, कैसे उन्होंने ये बिजली की लाइन पूरी जुमगढ़ तक पहुंचा दी। और
ये काम आसान नहीं था। इसी तरह यही नहीं, चाहे आप मसिल ले लें, मसिल की लाइन भी उसी वक्त पहुंची, टीटवाल तक लाइन उसी वक्त पहुंची, बोडनंबल भी लाइन उसी वक्त पहुंची, कुमकड़ी की लाइन जो है वो भी उसी वक्त पहुंची। हालांकि उसमें कुछ कमी रह गई और फिर वो अधूरा रह गया, क्योंकि वो स्कीम जो है वो 2019 मार्च में खत्म हो गई सौभाग्य की, तो जिसकी वजह से कुछ जगहों पे कमी रह गई। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी नीयत जब होगी और इरादा जब होगा तो हर सिस्टम हमारी मदद करेगा, हर सिस्टम में कामयाबी मिलेगी। इसी यकीन के साथ और इसी आज़म के साथ हमको काम करना चाहिए, चाहे वो हमारे PRIs है, चाहे वो हमारे ऑफिसर्स हैं। हमारी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं और भी कुछ बातें जो यहां मसाइल, 2-4 चीजें और कहना चाहूंगा। आप देखिए, गोल्डन कार्ड की बात है या हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात है, इसमें अवाम को भी और अवामी नुमाइंदों को, PRIs को अपने अपने इलाके में जाके देखना चाहिए कितने पेंडिंग रह गए हैं, क्यों रहे हैं। हम तो कहते हैं भाई आप अपनी पंचायत को सैचुरेट करिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, चाहे PMAY के हाउसेज हैं, चाहे आपका गोल्डन कार्ड है, चाहे हमारा किसान क्रेडिट कार्ड है, चाहे हमारा PM किसान है, चाहे हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो भी स्कीमें गवर्नमेंट की है। भाई ये बंद करो 2 मिनट, क्यों आप तकलीफ दे रहे हो मुझको। तो ये हर PRI का जो है वो पहला फोकस होना चाहिए कि हम कैसे अपने सारी पॉपुलेशन, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जो सर्वे के अंदर है, उसको हम सैचुरेट करें। और अगर उसमें कहीं दुश्वारी आती है, हमारी नोटिस में लाए, डायरेक्ट आए। मैं तो दिन भर लोगों से मिलता हूं। अब ये हमारे खटाना साहब कह रहे थे, मैं 3 बार गया, पता नहीं कब आए हैं, कब गए हैं, किस वक्त आए हैं। वैसे तो जब भी आम कोई भी आदमी जो है डिप्टी कमिश्नर से मिलने जाता, पहले 10 बार पता करता बैठा है नहीं बैठा है, क्या कर रहा है, कोई मीटिंग तो नहीं है या कोई और तो नहीं है। और अगर हमारे सरपंच साहब ऐसी बात कहेंगे, मैं तो 7 बजे भी लोगों से मिलता हूं, 6 बजे भी मिलता हूं, जो आता है, चाहे उस दिन मुलाकात है या नहीं, मैंने तो वो कभी देखा है। ये जो आज ब्लॉक दिवस का नाम है, आप लोग गवाह हैं सब, मैंने तो इस जिले के चप्पे चप्पे में इस तरह की अवामी इंटरेक्शन, और उस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती थी, मैंने तब भी ये सिस्टम किया है। और ये बहुत कामयाबी के साथ इस जिले के चप्पे चप्पे, शायद ही कोई चप्पा होगा जहां मैंने 100 से ज्यादा अवामी दरबार किए होंगे। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आवाम के लिए हम हाजिर हैं, जिसको जब मिलना है आ जाए। अब यह है कि कभी मीटिंग होगी, कभी VC होगी, कभी कोई और एंगेजमेंट होगी, तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से मिलने के लिए आएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है। भाई आदमी तो मैं एक ही हूं ना, जिसमें सारे जिले की नजरें हैं, तो इसलिए आपको एडजस्ट करना होगा, मुझे एडजस्ट नहीं करना है। बात जरा मैं सीधी कर देता हूं, हमेशा ये ऐसे ही किया मैंने, चाहे दौर कोई भी रहा हो। तो ये सैचुरेशन की स्कीमें जो है, जो इंडिविजुअल बेनिफिट की स्कीमें हैं, मैं अपने PRI से मौदबाना गुजारिश करूंगा, आप देखिए ये 20-30 स्कीमों की लिस्ट है, उनको सैचुरेट करके दिखाइए मुझे, और वो क्रेडिट आपको जाएगा। भाई आपके गांव के अंदर हर एक को गोल्डन कार्ड है, क्योंकि जब कोई खुदा न खास्ता बीमार होगा तो उसको अस्पताल में फ्री इलाज जब मिलेगा तो वो तो गुण आपके गाएगा, वो थोड़ा मेरा नाम लेगा, वो आप ही की बात करेगा, क्योंकि आप ही उसको 24 घंटे गांव के अंदर मिलेंगे, मैं थोड़ा मिलूंगा, मुझको कहां वो जानेगा। दूसरी बात कही गई नालों की सफाई की। भाई ये नालों की सफाई, अब सरकार थोड़ा नालियां साफ करती रहेगी, क्या करे, कहां से इतने वसाइल आएंगे। हमने क्या सोचा है, दुकानदार जब 4 दुकानें होती हैं कहीं पे, अपनी अपनी दुकानों का सारा जितना भी गार्बेज निकलता है और सड़क के किनारे पे दूसरी तरफ छोड़ देते हैं। भाई आप कमाई कर रहे हो तो गार्बेज उठाने के लिए गवर्नमेंट आएगी क्या? आपको भी तो कोई जिम्मेदारी का सबूत देना है। ये नदी नालों में क्या ये प्लास्टिक डालने के लिए नदी नाले बने थे? अगर हमारे बुजुर्गों ने भी गोबर इसमें डाला होता, अगर हमारे बुजुर्गों ने भी जो लकड़ी से ही सारा कुछ करते थे,
मकान भी लकड़ी से, खाना भी लकड़ी से, गर्मी भी लकड़ी से, तो उन्होंने सारे जंगल क्यों नहीं खत्म कर दिए? उन्होंने क्यों नहीं सारी नहरों में गोबर डाल दिया? उनको तो गोबर से ही सारा काम था। उनके पास क्या जरिया था? जानवर पालते थे, खेतीबाड़ी करते थे और जंगल से अपनी जरूरत पूरी करते थे। वही जमाना था ना 50-100 साल पहले। उन्होंने तो न तो पानी खत्म किया, ना जंगल खत्म किया। हम कौन से ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि हमने बहुत पढ़ लिख लिया, हम नदी नाले को भी तबाह कर देंगे, जंगल को भी काट रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे भी हो गए। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि कुछ जिम्मेदारियां आपको भी निभानी है। सारा कुछ सरकार नहीं करती है। ये जो आदत हो गई पिछले सालों में हमको, कई दहाइयों में, कि जो कुछ है वो सरकार से ही लेना है। उसने हमें, अब ये घर के अंदर तो हम साफ करते हैं, लेकिन जो ही आपकी घर की बाउंड्री खत्म हो गई, वो सड़क पे डाल देना है। भाई घर के अंदर जब साफ करोगे तो घर के बाहर कौन उठाएगा? अब मुझे लगता है सोच को बदलना है, और ये नौजवानों को भी खासकर जो है वो इस नई सोच के साथ आना पड़ेगा। तब जाके हम ये कहेंगे कि स्वच्छ भारत का जो मिशन है वो कामयाब हो सकता है। उसको हम अमली जामा सही मानों में, और सफाई तो निस्फ ईमान है भाई, ये तो मुस्तरद हदीस है, इस पे कोई किसी को डिस्प्यूट नहीं है। सफाई निस्फ ईमान है, तो अगर सफाई निस्फ ईमान है तो कौन रखेगा साफ? फिर हम क्यों नहीं उस पर अमल करते हैं? तो मैं गुजारिश करूंगा, अपने यहाँ एसीपी बैठे हैं, ये जरा करें यहाँ पे अभियान शुरू, इस आउरा इलाके से ही करें कम से कम, और ये हमारे लीड ले लें ये PRI सारे। और आवाम, जिस तरह से पहले आवाम अपनी नहरों को खुद साफ करती थी, कैसे करती थी, ये प्लास्टिक को खत्म करने का बेड़ा हमको उठाना पड़ेगा, तब जाके हमारा माहौल ठीक रहेगा, जिसको हम कहते हैं कि ये आलूदगी से पाक मुआशरा बनेगा। हमको पहले कैसे हम सब चीजें जो है वो कपड़े के बैग में लाते थे, जरूरी क्या प्लास्टिक में लाना? आज से 30 साल पहले तक तो वही है, तो प्लास्टिक 30 साल पहले आया। इससे क्या फायदा हमको मिला? हमको थोड़ा गिनना चाहिए ना, क्या फायदा मिला? ढेरों के ढेर पिछले 30 साल से जमा कर रहे हैं, और जो माहौल को खत्म कर रहे हैं, जिससे बीमारियां भी पनप रही, जो हमारी जमीन को आलूदा कर रहा है, जो हमारी फसल को आलूदा कर रहा है, जो हमारे बाग को आलूदा कर रहा है, क्योंकि उसी पानी से तो वो तैयार हो रहा है और वही हम खा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस ये प्लास्टिक के, जो खासकर जब ये गर्म होता है तो ये पिघल के आ जाता है खाने में, तो ये एक कैंसर का जरिया बन चुका है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए इस प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करें, और उसमें जब तक ना अवामी शिरकत होगी, अवामी बेदारी आएगी, तब तक प्लास्टिक खत्म नहीं हो सकता। ये इस वक्त देखिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी मजबूर हो गई सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए। हालांकि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, कितने कारोबार इस पे हो रहे होंगे, कितने लोगों का रोजगार इस पे है, लेकिन इसके बावजूद भी बैन करना पड़ा सिंगल यूज प्लास्टिक। ये बोतल, इसको यहां से हटा दीजिए आप, ये कहीं भी किसी अवामी फंक्शन में नहीं आना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन है, और मैं अवाम को भी कह रहा हूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल खत्म करना है। हम क्यों जो है वो ऐसी चीजों को एनकरेज करते हैं? मैंने पहले ही अपने अफसरों को हिदायत की थी कि ये प्लास्टिक की जरूरत नहीं। मेरी गाड़ी में अभी भी मेरी बोतल पड़ी है पानी की, घर से लाता हूं, गर्म पानी पीता हूं, सर्दी हो गर्मी हो। बहरहाल, तो ये दूसरा नुक्ता था बड़ा अहम। तीसरा, ये ड्रग्स की लानत, इससे भी हमको माशरे को पाक करना है। हमको चाहिए कि थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दें। ये बहुत तेजी के साथ जंगल की आग की तरह फैल रहा है, और हमारे नौजवान नस्ल इसमें जो है मुलविस हो रही है। नौजवान नहीं बचेगा तो फिर हमें क्या करना है प्लास्टिक को साफ करके, या क्या करना है फिर हमें बाकी चीजों को? हम कितनी भी तरक्की कर ले, नौजवान नहीं बचेगा, वही असली हमारा जो है वो असासा है। तो उस असासे को बचाना है जो कि असली असासा है। बाकी दौलत शौलत ये आनी जानी चीजें हैं, ये कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा। कुछ खानदान इनके सामने कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, कुछ नहीं थे, कहाँ पहुंच गए, क्योंकि इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, इन्होंने उतार चढ़ाव अपनी आंखों से देखा है।
तो ये आनी जानी चीज है, ये कहीं मुस्तक इसमें सबात नहीं है दौलत में। ये आज एक के पास है, कल दूसरे के पास, परसों तीसरे के पास। ये कुदरत का निज़ाम कुछ है जिसकी आज तक किसी को समझ नहीं आई। लेकिन असली दौलत है हमारा नौजवान। ये नौजवान तालीम याफ्ता हो, ये पढ़ा लिखा हो और ये दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो। तो ये मजबूत होना चाहिए ज़हनी तौर, जिस्मानी तौर। तो हमको नौजवान पे फोकस करना। अब यहाँ के मसाइल जो उठे, तो कुछ मसाइल उठाए गए, मैं इस पे बात करना चाहूँगा और उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा। पहले तो ये हमारे मुलाजमीन जो हैं उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, क्योंकि एक बार मैं ज़रूर मौका देता हूँ, ये पिछली बार भी मैं करता था। जिस तरह से मुझे फीडबैक यहाँ मिल रहा है, इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहे जिस तरह से उनको करना चाहिए। ये नहीं मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सरपंच डिप्टी सरपंच साहब की तरह कि कुछ ही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जितना बेहतर होना चाहिए उतना बेहतर नहीं है, तो उसमें हमें पूरी सभी लोगों को तवज्जो देनी चाहिए, खासकर मेरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, वो मॉनिटरिंग बढ़ा दें, सुपरविजन बढ़ा दें और अपने अफसरों को, ये मुलाजमीन को, उनको कह दें कि वो ड्यूटी पे आ जाए। खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आपकी तरफ से जो है आए दिन मुझे शिकायत आ रही है। हर सब सेंटर पे अपने स्टाफ को डिप्लॉय कर दीजिए, सब सेंटर को वाइब्रेंट बनाइए, सब सेंटर का मैंडेट जो है उस मैंडेट के मुताबिक उसको चलाइए। कोई रोस्टर वोस्टर मत बनाइए और एक जगह पे स्टाफ को मत जमा करिए। अगर सब सेंटर नहीं बनाना होता तो सरकार ने क्यों बनाया था? हम ज्यादा अक्लमंद हैं, हम कहते हैं नहीं अस्पताल सबको पीएचसी में रख दो या उधर सीएचसी में रख दो। ये ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे अवाम को भी मैं कहूंगा, आपको भी ये डॉक्टर 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 की रट को बंद करना चाहिए। सब कुछ अगर डॉक्टरी होता फिर सिर्फ डॉक्टर ही लगाए जाते ना। सरकार ने क्यों फार्मासिस्ट भी रखा है, एनओ भी रखा है, सरकार ने क्यों वहां पे एफएमपीएचडब्ल्यू भी रखा है? उनको पता है भाई सरकार जब कोई डिसीजन लेती है बड़ी तहकीक के बाद लेती है, वो यूं ही थोड़ा फैसले लेते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि डॉक्टर से नीचे भी सोचना शुरू करिए। वो भी तो जमाना था कि जब घर में ही तो डिलीवरी होती थी। तो क्या तब लोग पैदा नहीं हुए, बच्चे पैदा नहीं हुए? मैं भी तो घर में पैदा हुआ, मैं अस्पताल में थोड़ा डिलीवर हुआ। तो हमको भी थोड़ा मिजाज और सोच बदलनी चाहिए। पर किसी चीज में बहुत ज्यादा हम वो ज्यादती कर देते हैं, मतलब जिसको हम कहें कि एक हद से आगे ही निकल जाते हैं। अगर ज्यादा खाना ही खाऊंगा तो उससे सेहत ठीक रहेगी क्या? तो ज्यादा डॉक्टरी मांगूंगा तो उससे कोई सेहत ठीक नहीं होने वाली। हर चीज में मिकदार बराबर होना जरूरी है। तो अगर ये सब सेंटर खोले गए हैं, इनके पीछे एक सोच है। इस सब सेंटर को कामयाब बनाना आपकी भी जिम्मेदारी है। ये तो अश्तेली खाई ताकि फार्मासिस्ट सुखाई भी थे बताइए तो टायरी खासन तो दपान अमिशन खबर क्या मे क्या बह गस डॉक्टर साहबस नश सह दिवान तक एंटीबायोटिक सह दी से बदल दवा बनावी तक अदी पत गई सेहत बिहत पूर वो 4 साइड इफेक्ट करा देगा। समझ आ रही है? डॉक्टर साहिबान को शायद ये मेरी बात नागवार गुजरेगी, लेकिन यही असलियत है। इसलिए जो सरकार ने बनाया है उस पर सोच के बनाया है उसको और उस पर अमल करिए। ये सब सेंटर चलना चाहिए, वहां पे 7-8 टेस्ट हो, 4-5 टेस्ट कम से कम होने चाहिए। वहां पे आपका एनसीडी स्क्रीनिंग होना चाहिए, वहां पे आपका एएनसीज का काम पूरा अच्छे से होना चाहिए। मैटरनल हेल्थ हो, एनसीडी हो, या अब जिसको ब्लड प्रेशर चेक कराना है वो जब डॉक्टर के पास जाएगा वहां तो उसके सामने जो है वो 50 पेशेंट बहुत सीरियस होते हैं, वो ब्लड प्रेशर क्यों देखेगा? आपको सीरियस पेशेंट को देखेगा या ब्लड प्रेशर चेक करेगा? आप अपने सब सेंटर पे क्यों नहीं ब्लड प्रेशर चेक कराते हो? जरूरी जाना है वहां कुपवारा में लाइन में लगना है खाली ब्लड प्रेशर के लिए? जब सरकार ने ये सुविधा रखी है ब्लड प्रेशर चेक करने की आपके सब सेंटर पे, तो आवाम को सोच बदलनी है। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब टेस्ट तो आपके सब सेंटर पे होता है, वहीं चेक कराइए। तो ये फंक्शनरीज वहां पे अवेलेबल रहेंगे, इसको इंश्योर कर लीजिए।
इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे जुगाकुंड हो या जिरावा हो या फिर मनवन हो या फिर हमारा आउला की एनटीपीएसी हो। यहाँ पे जो स्टाफ है उसको बिठा दीजिए और यहाँ का स्टाफ जो है कहीं और नहीं जाएगा, अपने स्टाफ इंस्टीट्यूशन पे ड्यूटी करेगा। इसके अलावा वो 11 के फिगर की बात होती है यहाँ पे, उसको कब कंप्लीट करेंगे आप? वो अगस्त में मुकम्मल होगा 11 के फिगर, तो उसको कंप्लीट करिए जल्दी से। रिसीविंग स्टेशन का कोई डिस्प्यूट है, काफी पुराना डिस्प्यूट है, उसको देख लेंगे कैसे हल करना है, लेकिन वो यहीं का कोई बाशिंदा होगा। नौकरी तो सरकार कभी कहती नहीं है, या बाद में हम लोग कहते हैं भाई हमको वादा किया गया था, किसने किया? जरा बताए मुझे, कहीं उसका एविडेंस है? अगर किसी ने वादा किया है, सरकारी सिस्टम में तो लिख के वादा किया जाता है, ज़बानी तो होता नहीं है। जरा बताए ना मुझे किसने वादा किया। तो यहां बाद में कहानियां बताते हैं बारह, लेकिन उसको आप उस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करना होगा वो हम देख लेंगे। आउरा मनोहर रोड का क्या स्टेटस है जी एक्जन साहब? हफ्ते के अंदर मशीन लगी उधर से हाँ, उसको जल्दी करिए, जल्दी करिए। जहां तक नरेगा की बात है जी, देखिए नरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट है और इसमें आप लोगों को खुद ही जो है वो काम आइडेंटिफाई करना है, खुद ही एग्जीक्यूट कराना है, खुद ही पेमेंट करना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेशनल लेवल की प्रायोरिटीज है। अब जो नेशनल लेवल की प्रायोरिटीज होती है, हमको भी उसके साथ शामिल होना पड़ता है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो पूरे कौमी सतह पे, मुल्क की सतह पे कोई काम किया जा रहा है हम उसको नहीं करेंगे, उससे कुपवारा जिले का सारा नुकसान हो। हम बड़े कारवां से अलग नहीं जा सकते। तो जो नेशनल लेवल की प्रायोरिटीज हैं, जैसे आजकल अमृत सरोवर का मिशन चल रहा है और वो 15 अगस्त से पहले मुकम्मल करना है,